तो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है कि हमें मैथ की 2-3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ रहे हैं, जिसमें हमने घात वाली संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ा, सामान्य जो संख्याएँ हैं उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। फैक्टोरियल क्या होता है, आइए समझते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल एक निशान होता है, चिन्ह होता है, कुछ इस प्रकार से। जैसे कोई संख्या है, लिखा हुआ है 5 और उसके बगल में ऐसे एक चिन्ह लगा हुआ है जिसे कहते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। कितना? 5 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि n गुणे n-1, फिर अगला फिर से n लिखेंगे और फिर -2 करेंगे, और ये कब तक करेंगे? जब तक कि हमको 1 ना प्राप्त हो जाए। कहाँ तक? जब तक कि हमको 1 प्राप्त ना हो जाए। कुछ इस प्रकार से हमने संख्याएं लिखा हुआ है। जैसे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 गुणे 4, मतलब 1 माइनस करेंगे 4, फिर 1 माइनस करेंगे 3, फिर 1 माइनस करेंगे 2 और फिर 1 माइनस करेंगे 1। अर्थात कि कोई भी नंबर है और उसके साथ ये चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। और इसके बाद फिर हम सभी उस संख्याओं को धीरे धीरे एक क्या कर देंगे? माइनस करते हुए 1 तक चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसी प्रकार एक और नंबर हमने लिया हुआ है फैक्टोरियल 6। इसका मतलब क्या है कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब हमने ऊपर पहले ही लिख दिया है कि फैक्टोरियल n, इसका मतलब कि n, n-1, n-2, n-3, n-4, कहाँ तक? जब तक कि हमको 1 प्राप्त ना हो जाए। उसी प्रकार कुछ हमने नंबर लिखा हुआ है समझने के लिए, इसी पर आधारित आपको प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 गुणे 1 बराबर कितना? 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, 3 दूनी 6 एकम 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 4 तिहाई 12 दूना 24 एकम 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना? 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 होता है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला पॉइंट है फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 बराबर कितना? 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 12 तिहाई 36 दूना 72, कितना? 720 होता है। उसके बाद होता है फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है? हम क्या लिखेंगे? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख देंगे। तो इसका मान कितना होता है? 50-40 होता है। आप गुणा करेंगे, हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 50-40 प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8। इसका मतलब कितना होता है कि 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से इसको गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 40-320 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 40-320 प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट हमने लिखा हुआ है फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 का मान कितना होता है? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 36-288। कितना? 36-288, उसके बाद 0। 36-288, उसके बाद कितना? 0। फैक्टोरियल 10 का मान कितना होता है? आइए समझते हैं। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2
गुणे 1, कुछ इस प्रकार से। इसका मान कितना होता है, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान कितना होता है 36 288, कितना होता है 36 288, उसके बाद कितना 00 होता है, कितना होता है 00 होता है, 36 288, उसके बाद कितना भैया 00 होता है। तो कुछ इस प्रकार से। इसका कहने का मतलब क्या है, ये इतना क्यों लिखा हमने, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। इसका मतलब है कि इकाई का अंक हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 4 क्या है, फैक्टोरियल 4 तक तो हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का इकाई का अंक कितना 1, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक कितना 2, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक कितना 6, लेकिन फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक कितना 4। उसके बाद आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक कितना 0, फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक कितना 0, फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 8 में 0, 9 में 0, 10 में 0, और लास्ट में आप कहीं तक भी हम फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में इकाई का अंक कितना होगा 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें 1 से 4 के बीच में अगर हमको देखना है तब तो हमको चेक करने की ज़रूरत है, अन्यथा उसके बाद अगर 5 के ऊपर पूछा गया यानी 4 से ऊपर, इसका मतलब है कि इकाई का अंक हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 4 के बाद सभी संख्याओं का इकाई का मान हमेशा क्या होता है 0 प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे यहाँ पर हमने इसको लिख कर बताया है कि 1 2 3 4, अगर इससे संबंधित कहीं पर प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ तक तो आपको क्लियर कर लेना है। जैसे 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 6 है, 4 में क्या है 24 है, अर्थात इकाई का अंक कितना 4 हो जाएगा। बाकी इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल के नंबर आएंगे सभी में इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कितना 126 फैक्टोरियल, कितना 126 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि 126 गुणे 125 गुणे 124 गुणे 123, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि 4 से ऊपर कहीं पर फैक्टोरियल का मान पूछा गया है इसका मतलब इकाई का अंक कितना होगा 0 प्राप्त होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 होता है, और प्लस में है तो सारी चीज़ें जोड़ते चले जाएंगे। और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, अभी हमने लिखा है यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 होता है, और ये डॉट डॉट 120 तक हम जाएंगे और लास्ट में हमको कितना प्राप्त होगा 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फैक्टोरियल 4 के बाद सभी जो अंक हैं उसमें हमको क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमको इकाई का अंक चाहिए तो यहाँ से 1 प्राप्त होगा, यहाँ से 2, यहाँ से 6 और यहाँ से 4, और बाकी सभी से क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 0। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको कितना जोड़ना है 6 4 10 2 12 1 13, कितना प्राप्त होगा 13, और 13 में इकाई का अंक कितना 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 5 में फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, और ये कहाँ तक 200 तक। तो बाकी सभी नंबर में हमको इकाई का अंक कितना प्राप्त होने लगेगा 0 प्राप्त होने लगेगा। और हमने बताया है कि यदि कहीं पर अगर इकाई का अंक 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, जैसे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 12 चौक 48, कितना 48 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम 0 से गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 0, और आगे हमको किसी भी नंबर से हम गुणा करेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी हमको बीच में गुणे में अगर कहीं पर 0 प्राप्त होगा
तो वो सभी संख्याओं को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट फिर कुछ उसी प्रकार से पूछा गया है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, और उसके बाद हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त होने लगेगा। क्या, शून्य, वो किसी भी नंबर तक हो। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 43 लिखा हुआ है फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमको शून्य प्राप्त होगा, तो अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे जहाँ से इकाई का अंक हमको कोई नंबर प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, 1 + 2 + 6 प्लस कितना, 4 प्राप्त हुआ है। तो क्या करेंगे, 6 × 4 = 10, 2 × 12 = 13 जोड़ लेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार ज़रूर आप समझिएगा और ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल में इकाई के अंक के बाद अगला टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, इसमें कई प्रकार से, कई टाइप में हमने बांटा हुआ है। इसमें हमने इसको 6-7 टाइप में लगभग बांटा हुआ है। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। गुणनखंड क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। पहला पॉइंट क्या है, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पॉइंट क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पॉइंट क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। और चौथा पॉइंट क्या है, गुणनखंडों का योग। चौथा पॉइंट क्या है, गुणनखंडों का योग। पांचवा पॉइंट क्या है, सम गुणनखंडों का योग। पांचवा पॉइंट क्या है, सम गुणनखंडों का योग। छठवां पॉइंट क्या है, विषम गुणनखंडों का योग। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो है अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। पहला क्या है, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। और चौथा पॉइंट है गुणनखंडों का योग। चौथा पॉइंट क्या है, गुणनखंडों का योग। पांचवा पॉइंट क्या है, सम गुणनखंडों का योग। छठवां पॉइंट क्या है, विषम गुणनखंडों का योग। और सातवां क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले गुणनखंड क्या है, आइए समझते हैं। गुणनखंड होता क्या है। पहला पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिया है 10। 10 में देखेंगे कितने गुणनखंड हैं। तो पहले तो ये 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से, फिर कितने से, 5 से, फिर कितने से, 10 से। कितने से, 10 से। सबसे पहले 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 10 से। तो कुल कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पर, कुल कितने हो गए, 1 2 3, कितने, 4। अब इसी में आपसे पूछेगा सम गुणनखंड कितने हैं। सम का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो सम, और जो 2 से विभाजित ना हो जाए वो विषम। वो क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और क्या है, 10 है। तो सम गुणनखंड कितने, 2। सम गुणनखंड कितने, 2 हो जाएंगे। कितने गुणनखंड हो जाएंगे, सम 2 हो जाएंगे। उसके बाद विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, सम गुणनखंड कितने, 2, और विषम गुणनखंड कितने, वो भी 2। कुल गुणनखंड कितने, 4, सम गुणनखंड कितने, 2, विषम गुणनखंड कितने, 2। इस प्रकार से आपको करना है। अगला हमने एक नंबर लिया हुआ है 24। आइए 24 में समझते हैं। जैसे यहाँ पर 1 से विभाजित होगा, ये 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से विभाजित होगा, फिर 5 से नहीं होगा, कितने से होगा, 6 से, फिर 7 से नहीं होगा, फिर कितने से, 8 से, 8 × 3 = 24 होता है। फिर 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर किससे होगा, 12 से, 12 दूना 24। उसके बाद कितने से, 24 से स्वयं विभाजित होगा। तो इसमें आपसे पूछेगा कुल कितने गुणनखंड होंगे, आपको नंबर दे देगा ऐसे 24, और पूछेगा कि 24 के कितने गुणनखंड होंगे। तो कितने होंगे, वो इस प्रकार से आपको करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और कितने, 8 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, 8 गुणनखंड होंगे। अब इसी में पूछेगा आपसे सम गुणनखंड कितने हैं, इसी में पूछेगा आपसे विषम गुणनखंड कितने हैं, इसी में आपसे पूछेगा विषम गुणनखंड कितने हैं, इसी में आपसे पूछेगा विषम गुणनखंड कितने हैं। तो सम गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने हैं, 6। और विषम गुणनखंड कौन कौन से, 1 और 3, 1 और 3, तो कितने, 2। क्लियर है। कितने गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर लिया गया है 72। अगला क्वेश्चन क्या है,
72 लिखा हुआ है और इसके गुणनखंड कितने होंगे, तो 1 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ठीक है, फिर कितने से, 5 से नहीं होगा, 6 से, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से, 8 9 72, फिर 9 9 8 72, 9 से, उसके बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा और फिर 12 से होगा, 12 6 72, फिर कितने से, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 17 18 18 3 54, 18 4 72, 18 से होगा, फिर 19 से नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा, 21 से भी नहीं होगा, 22 23 24 24 3 72 होता है, 24 से कटेगा, फिर कितने से कटेगा, उसके बाद कितने से, 72 से कटेगा, उसके बाद कितने से कटेगा, 72 से कटेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। कितने से कटेगा, 24 से कटेगा, फिर 72 से, और फिर एक संख्या और आएगी 36 दूना 72 होता है, 36 से कटेगा। तो कुल मिलाकर कितने गुणनखंड हो जाएंगे, कुल मिलाकर कितने, कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना, 12 गुणनखंड। कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 12 गुणनखंड हो जाएंगे। कुल कितने गुणनखंड, 12 गुणनखंड, जिसमें सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम और कितना, विषम गुणनखंड। सम गुणनखंड कितने और विषम गुणनखंड कितने। सम गुणनखंड के लिए आप इसको काउंट कर लीजिए, जैसे ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सम गुणनखंड कितने, 9। विषम गुणनखंड, बाकी बचे हुए विषम गुणनखंड, जैसे 3 हो जाएगा, नहीं तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 और 3, कितने, 3। तो कुल गुणनखंड कितने, 12, सम गुणनखंड कितने, 9 और विषम गुणनखंड कितने, 3। कुछ इस प्रकार से करना है। अगला पॉइंट पूछा गया है 12, आइए इसको समझते हैं। इसका 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा, उसके बाद क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, आइए समझते हैं। जैसे कुल पूछेगा तो कुल कितना है, सबको जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5 कितने, 6। कितने गुणनखंड, 6 गुणनखंड होंगे। सम कितने होंगे, सम के लिए क्या करना है, 1 2 3 4, सम 4 होंगे। और विषम कितने होंगे, बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, विषम कितना, 2 हो जाएंगे। बाकी बचे हुए कितना हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद अगला एक संख्या ली गई 40। 40 के कितने गुणनखंड होंगे, आइए समझते हैं। 40 1 से कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से। उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, कितने से, 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से, 8 पंचे 40, 9 से नहीं होगा, 10 से, फिर 11 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 17 18 19 20 से, कितने, 20 से कटेगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद फिर स्वयं 40, इस प्रकार से करना है आपको। 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, फिर 8 से, फिर 10 से, फिर 20 से, फिर 40 से। तो कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे भैया, 8 हो जाएंगे। सम गुणनखंड कितने होंगे, सम कितने होंगे, कितने होंगे सम, 1 2 3 4 5 6, सम कितने होंगे, 6। विषम कितने होंगे, विषम कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक और पूछा गया 60। कितना पूछा गया, 60। 60 के मल्टीपल क्या होंगे, 1। 60 के कितने गुणनखंड, कुछ इस प्रकार से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होंगे, 5 होगा, 6 होगा, 6 होगा। 60 के कितने मल्टीपल होंगे, 1 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5, फिर 6, फिर
10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर 60। तो कुल कितने मल्टीपल हो जाएंगे? कुल कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल कितने मल्टीपल हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कुल कितने? 12। कुल कितना भैया? 12 हो जाएंगे। सम कितने हो जाएंगे? सम कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 हो जाएंगे सम। बाकी क्या हो जाएंगे? विषम। बाकी क्या हो जाएंगे? विषम। कितने? 4। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना है। जैसे हमने यहाँ पर आपको प्रश्न के माध्यम से आपको समझाया, छोटी छोटी संख्याओं को लेकर समझाया। इसके और भी तरीके होते हैं, तरीके को भी पढ़ेंगे। पहले हम छोटी छोटी संख्याओं को समझे हैं कि कैसे इसको हम हल करेंगे, कैसे इसके गुणनखंड निकाले जाते हैं, कैसे इसके गुणनखंड निकाले जाते हैं। आइए समझते हैं गुणनखंडों की संख्या को हम कुछ इस प्रकार से कैसे निकालेंगे। जैसे छोटी संख्याएं हैं, जैसे क्या है, छोटी संख्याएं हैं तब तो निकालना सही है, तब तो हम निकाल लेंगे। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो उसके लिए नियम होता है। नियम क्या है उसी को समझते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है क्या? a की घात p लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात क्या लिखा हुआ है? r लिखा हुआ है। जहाँ a b c क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य क्या होता है? भाज्य क्या होता है? इसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछली वीडियो में, इसके बारे में हमने चर्चा किया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसमें क्या करेंगे? जो p है, p में क्या करेंगे? +1 करेंगे। q में क्या करेंगे? +1 करेंगे। और r में क्या करेंगे? +1 करके हम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 10, 10 लिखा हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? 5। 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। 2 की घात 1 गुणे 5 की घात कितना? 1 लिख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जैसे 100 लिखा हुआ है, 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2। 2 दूना 4 और 5 बचा 25। 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। इसका मतलब 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 1000। इसका मतलब 2 की घात कितना? 3 और गुणे 5 की घात कितना? 3। इसका मतलब 2 दूना 4 दूनी 8। 2 दूना 4 दूनी 8 और 5 बचा 25, 25 125। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुणे 5 की घात क्या लिख सकते हैं? 3। इसका मतलब ये है कि यदि कुछ इस प्रकार से संख्या दी गई है जिसमें 1 शून्य है तो इसका मतलब कितनी घात? 1 घात। जहाँ पर 2 शून्य है इसका मतलब कितनी घात? 2 घात। जहाँ पर 3 शून्य इस प्रकार से लगा हुआ है इसका मतलब कितनी घात? 3 घात। इसको हम और आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 1800। कितना दिया हुआ है? 1800। और पूछा गया है इसमें कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 और क्या लिख सकते हैं? 100 गुणे कितना? 18 लिख सकते हैं। 100 गुणे 18 का मतलब होता है 1800। 100 को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने यहाँ पर लिखा है 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे कितना? 2। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। कितना लिख सकते हैं? 3 की घात 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका मतलब हो गया कितना? कि 2 की घात कितना? 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 और गुणे 2 की घात 1। कितना? 2 की घात 1। अब यहाँ पर 2 एक बार है और यहाँ पर 2 2 बार है तो ये जुड़ जाएंगी घातें। कितना हो जाएगी? 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 और गुणे 3 की घात 2। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? संख्या निकाल रहे हैं। संख्या के लिए हमने बताया है कि जो घात है, जैसे यहाँ 3 है तो +1 कर देंगे। यहाँ 2 है तो क्या लिख देंगे? 2 + 1 लिख देंगे। यहाँ क्या है? 2 है तो फिर से क्या लिख देंगे? 2 + 1 लिख देंगे। इसका मतलब कितना? 4 गुणे 3 और गुणे 3। 4 3 12 3 कितना? 36। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे? 36 होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 36 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे भैया? 36 होंगे। इसको एक बार ज़रूर अच्छे से समझिए। जैसे यहाँ पर इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। आप इसको एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? एलसीएम विधि से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे 1800 लिखिए। कितना लिखिए? 1800
और आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। कितना, 2 9 18, 900, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से कितना, 5 चौक 20 और 5 पचा 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और फिर कितने से, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और फिर से 3 निकम 3। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितने, 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार, इसका मतलब 2 की घात 3। 5 कितनी बार है, 2 बार, इसका मतलब 5 की घात कितना, 2। फिर 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2। इसका मतलब हमने अभी बताया है यहाँ पर क्या बताया है कि हम क्या करेंगे, जो घात है उसी में +1 करके हम कुल गुणनखंड निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे और यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे। इसका मतलब कितना, 4 × 3 × 3, 4 3 12 3 36। तो हम इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। बड़े बड़े जब नंबर आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमको इस प्रकार से ही हल करना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 64,000 पूछा गया। कितना पूछा गया, 64,000। कितना पूछा गया, 64,000 में कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से भी, एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से 64,000 पूछा गया है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। 1000 के लिए हमने नियम बताया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं। और इसको और छोटा करेंगे, 2 की घात कितना, 3 और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब सबको एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे कितना, 5 की घात 3। अब 2 को जोड़ लेंगे एक साथ, 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 और 5 की घात कितना, 3 हो जाएगा। 5 की घात कितना, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ एक ले लेंगे, जोड़ लेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, 3 1 4, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 1 10 और गुणे 4 बराबर कितना, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना, 40 हो जाएगा। तो कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। कुल कितने गुणनखंड, 40। जैसे यहाँ पर अगला नंबर है कितना, 7200। 7200 भी पूछा गया है। 7200 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, आइए निकालते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 100 के लिए हमने बताया है, यहाँ पर ये बताया है, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की घात कितना, 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2। उसके बाद 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 की घात 2 और क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको टोटल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे कितना, 5 की घात 2। इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको सबको जोड़ लेंगे। जैसे 2 यहाँ पर कितनी बार है तो हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 2 3 2 5, 2 की घात कितना, 5 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे, यहाँ पर 2 + 1 करेंगे, यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे और सबको काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा गुणे 2 1 3 हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, 2 1 3, 6 3 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 6 3 18 3
54 हो जाएगा। 6 तिरिक 18 तिहाई कितना 54 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।